हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। दोस्तों, मैं प्रिंस द्विवेदी एक और एम लक्ष्मीकांत की वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो दोस्तों, इस एक्ट को हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में अपनी ये वीडियो शेयर करो। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है एम लक्ष्मीकांत की तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा आपको जानकारी दे दें कि ये जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसके जो कुछ प्रोविज़न है वो डायरेक्टली इस एक्ट से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिए गए हैं। इसलिए ये एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये एक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब हमने 1919 का एक्ट पढ़ा था तो उसके लास्ट प्रोविजन में दिया गया था कि 10 साल बाद एक स्टेटरी कमीशन आएगी, जो कि साइमन कमीशन आया था। उसने कुछ रिकमेंडेशन दिया था, उस रिकमेंडेशन को इस एक्ट में लागू किया गया था और कुछ नए सारे रूल्स और रेगुलेशन भी लाए गए थे। और दोस्तों, हम कह सकते हैं कि इस एक्ट के अंदर ये एक सेकंड स्टेप था टूवर्ड्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आपको पता है कि 1919 के एक्ट में हमने पढ़ा था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ये सेकंड स्टेप था और ये बहुत ही लेंदी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। ठीक है, इसमें 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल्स हैं और इसी एक्ट के अंदर ऑल इंडिया फेडरेशन के स्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी, जिसके यूनिट्स होंगे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। और इस एक्ट ने सेंटर और यूनिट्स के बीच में जो पावर थी वो 3 लिस्ट में डिवाइड कर दी थी। और वो 3 लिस्ट कौन सी थी? फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट थे जिसमें सेंटर कानून बना सकती थी। प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स थे या सब्जेक्ट थे जिसमें स्टेट या फिर प्रोविंसेस कानून बना सकते थे। और कॉन्करेंट लिस्ट में 36 आइटम या सब्जेक्ट थे जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाते थे। और इसी एक्ट में जो डार्की सिस्टम था, जो कि हमने 1919 के एक्ट में डिस्कस किया था, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से देख सकते हो कि जो डार्की सिस्टम था उसको प्रोविंसेस से एबॉलिश कर दिया गया था और उसकी जगह पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और अब जब स्टेट्स में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ला दी गई थी, इसका मतलब था कि जो प्रोविंसेस थे वो अलाउड थे, तो वो मतलब वो काम कर सकते थे एक ऑटोनॉमस यूनिट्स की तरह ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब वो अपने मन से काम कर सकते थे, अपने जो उनका कार्य क्षेत्र है, जो उनका डिफाइंड स्पेयर्स है, उसमें वो ऑटोनॉमस यूनिट की तरह अपने एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते थे। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि प्रोविंसेस से डार्की को एबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन क्यों किया गया था? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हो चुका था प्रोविंसेस में, जिससे कि अब जो गवर्नर हैं वो मिनिस्टर्स की एडवाइस से अपना काम कर सकते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। और ये जो रूल्स था, ये जो प्रोविजन था, ये 1937 में इफेक्ट में आया, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया। 1939 में क्या हुआ, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। कहने का मतलब कि ये भी अनसक्सेसफुल था। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि जो डार्की थी उसको प्रोविंसेस से एबॉलिश कर दिया गया था और अगला ही प्रोविजन इन्होंने बताया कि डार्की को प्रोविंसेस से एबॉलिश करके सेंटर में अडॉप्ट कर लिया जाए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि फेडरल सब्जेक्ट जो थे, जो हमने 3 लिस्ट पढ़ी थी ऊपर वाले प्रोविजन में, पहले वाले प्रोविजन में, तो उस फेडरल लिस्ट में 2 सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया। एक था रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। कहने का मतलब कि जो फेडरल लिस्ट थी उसमें 2 सब्जेक्ट डिवाइड हो चुके थे, एक रिजर्व सब्जेक्ट था और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था। हालांकि ये प्रोविजन सारे बताए गए थे, लेकिन ये कभी ऑपरेशन में नहीं आए, मतलब ये कभी लागू नहीं हो पाए। और दोस्तों, अगला काम क्या किया गया था कि आपको पता है कि 11 प्रोविंसेस थे, तो उन 11 प्रोविंसेस में से 6 में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। और वो 6 कौन से थे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। अब आपको पता ही है बाइकैमरलिज्म क्या होता है। बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउस, एक लोअर हाउस जिसको आप लोकसभा बोलते हो और अपर हाउस मतलब राज्यसभा। तो इन सब चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कि 11 प्रोविंसेस में से 6 में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। और वो 6 कौन से थे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसको आज आप उत्तर प्रदेश बोलते हो।
और इसी एक्ट के अंदर जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो प्रिंसिपल था, उसमें से जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो डिप्रेस क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, मतलब शेड्यूल कास्ट को भी, और उनमें वोमेन को भी, शेड्यूल कास्ट के वोमेन को भी और लेबर वर्कर्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रिंसिपल दे दिया गया था। अगर आपको ध्यान होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब हमने पढ़ा था तो उसमें एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी। तो उसी काउंसिल ऑफ इंडिया को इस एक्ट में, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उस काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया था और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता था उसको टीम ऑफ एडवाइजर्स दे दिया गया था। मतलब कि अब वो एडवाइजर्स की मदद लेकर वो कोई भी रूल्स और रेगुलेशन या फिर कोई भी लॉ बना सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हमने पढ़ा था कि जो वोटिंग राइट थे वो कुछ ही लोगों को मिले थे, और वो किस बेसिस पे मिले थे? प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स के बेसिस पे। लेकिन इस एक्ट में क्या किया गया कि उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब कि जितने परसेंट, मतलब जितनी टोटल पॉपुलेशन होगा उसका 10% लोगों के पास वोटिंग राइट अब थे। पहले प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स के बेसिस पर ही वोटिंग राइट थे, लेकिन अब क्या किया गया कि जितने भी भारत की टोटल पॉपुलेशन होगी उसका 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दिया गया, मतलब वोट डालने का अधिकार दिया गया। और इसी एक्ट के अंदर जो आज आप आरबीआई बोलते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। किस लिए? करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, और जो क्रेडिट है कंट्री की उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसी एक्ट के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और इस एक्ट के अंदर ना सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था, बल्कि प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, दो या दो से अधिक प्रोविंसेस के लिए बनाया गया था। और लास्ट प्रोविजन था इस एक्ट का कि जो फेडरल कोर्ट थी उसको सेटअप किया गया था, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसको कब सेटअप किया गया था? 1937 में किया गया था। ये यही फेडरल कोर्ट है जिसको आज नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, फेडरल कोर्ट जिसको आज आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और जो वोटिंग राइट्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हो। तो इस एक्ट की बहुत सारी प्रोविजंस जो हैं वो डायरेक्टली लिया गया है इस एक्ट से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज का ये वीडियो हमारी इस एक्ट के साथ ख़त्म होती है। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पढ़ेंगे और कवर करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।